चलो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट करें। कल लोकसभा पढ़ लिया था, राज्यसभा पूरा हुआ था, लोकसभा की बातचीत हो गई थी। तुम्हारे सबसे पहला प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से सीधे ये पीएम की पोस्ट पर पहुंचा, कौन थी? इंदिरा। और हाल ही में तुमने एक आदमी देखा था जो एमपी था और पीएम बन गया राज्यसभा से, मनमोहन सिंह। कौन से सन में कहा गया था कि एक कानून बना दो? 1969 में। क्या कहा गया था कि अब के बाद सिर्फ लोकसभा से ही पीएम बने। कौन चाहता था ऐसा? मोरारजी। आज तक ये नियम बनने नहीं दिया और इसीलिए तुम्हारे देखते देखते मनमोहन सिंह को बहुत पुरानी बात नहीं है, तुम सबको पता है। तुम्हारे सामने 2004 से 2014 के बीच में 2 लोकसभाएं किसने देखी हैं? मनमोहन सिंह जी ने, जो कि कहाँ के एमपी थे? राज्यसभा के। कल हम लोगों ने बातचीत की थी, जो मुझे याद है कि ये सारा धन विधेयक और ये सब पढ़ रहे थे कल। तो धन विधेयक के बारे में बातचीत हो रही थी और विधेयकों के बारे में। कहाँ पेश किए जा सकते हैं विधेयक? अगर एक शब्द में कहें तो कहीं भी से मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन धन विधेयक कहाँ पेश होंगे? केवल लोकसभा। किसकी परमिशन ली जाएगी? राष्ट्रपति की परमिशन ली जाएगी। लोकसभा का अध्यक्ष तो ये बताएगा कि ये फाइल धन विधेयक है या नहीं। अगर है तो आर्टिकल 110 के तहत वो साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा। अगर पूछे परमिशन किसकी ली जाएगी तो राष्ट्रपति। कोई भी धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति के बिना परमिशन के धन विधेयक पेश करके पारित किया तो वो जीरो। ऐसा किया था वीपी सिंह ने। वीपी सिंह की सरकार गिरने वाली थी और बस 1 साल मुश्किल इसने पूरा नहीं काटा। 365 दिन नहीं हुए। 19 ये लगा लीजिए 89 से 90 जब ये हटने वाले थे ना, मान लीजिए परसों सरकार गिरेगी, आज विधेयक लाए, धन विधेयक, बिना राष्ट्रपति के कान तक ये बात पहुंचे कि धन विधेयक आ गया, अपने आप पेश किया, पारित किया और फिर बोले ये हो गया पारित। जब वो फाइल किसके पास गई? इन्होंने कहा भाई मुझे तो ना दिखाया ना मुझसे पूछा। इनकी सरकार गिर गई इस बीच में। राष्ट्रपति ने कहा मैं इस पे साइन नहीं करूंगा और राष्ट्रपति ने अपनी पावर यूज कर ली और कोई कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि राष्ट्रपति को कहा गया था कि आपको दिखा के ही फाइल पेश की जाएगी, ये आपकी पावर है। नहीं तो अगर आपके पास बाद में फाइल आए आप मना कर देना। तो किस राष्ट्रपति ने मना किया था इसकी? हाँ, आर वेंकट, हाँ यानी रामा स्वामी वेंकट रमन। वीटो का इस्तेमाल किया था वीपी सिंह की फाइल पर वेंकट रमन ने। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, पॉइंट बताओ कहाँ तक पहुंचे थे? कहाँ तक थे? पेज नंबर क्या था? हाँ बोलो। बन गया। किसका कार्यकाल पूरा करेगा? पीएम का या राज्यसभा का? तुम हाँ अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो। बड़ी पोस्ट कौन सी है? तो कौन सी पोस्ट पूरी करेगा? अगर वो राज्यसभा का है, जैसे कोई आदमी बन गया, अच्छा तुम ये पूछ रहे हो कि वो 6 साल पूरे अपने काटेगा या ठीक है। अगर कोई आदमी राज्यसभा का एमपी है, मान लीजिए इसी साल बना 2022 में और अब इलेक्शन होने हैं 2024 में। इमेजिन कर लेते हैं इसी सरकार से ताकि अच्छा समझ में आए। 2024 में जब सरकार में कोई आदमी नहीं था काबिल, तो ये फील किया गया कि भाई फला कोई एक आदमी है जो एमपी है राज्यसभा से, इसको बना दें। अगर उस आदमी को बना दिया जाता है 24 में, यहाँ तो खैर उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे 6 में ही, लेकिन अगर कोई आदमी पुराना चला आ रहा है तो कोशिश की जाती है कि जब वो आसपास में इलेक्शन आए तो वो किसी उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करके किसी सीट पे आ जाए। अगर नहीं आ पाता तो फिर पीएम के रूप में तो वो 5 ही साल काटेगा, लेकिन उसकी सदस्यता एमपी के रूप में चल सकती है 6 साल। अब तक ऐसा कभी सुनने में आया नहीं केस, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पीएम की पोस्ट पावरफुल ज़्यादा है, लेकिन अगर वो बना है राज्यसभा से तो वो अपने पूरे 6 साल कर सकता है। 5 साल पीएम की पोस्ट से वो
उस इलेक्शन में जब सरकार आएगी अगली बार, अगर वो नहीं जीत के आया तो फिर वो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर बच्चे 1 साल में वही सरकार रिपीट होती है और वो चाहती है कि ये बने तो वो बन सकता है, कहीं मना नहीं है, लिखा नहीं है कि नहीं बनेगा। क्यों मतलब मान लो इसी साल 2022 में, ठीक है, ठीक है, वो तो हट गया, बिल्कुल करेगा, हटेगा क्यों, वो हटेगा ही नहीं। अगर दोबारा भी उनकी सरकार आ जाए ना, तो वो चाहे तो दोबारा इसको बना दें कि भाई इसी को बना दो, लेकिन फिर जब वो 6 साल पूरे करें तो दोबारा कहीं से मेंबर बनाना पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर एमपी है राज्यसभा का तो वो पीएम बन सकता है। पीएम का कार्यकाल 5 साल और राज्यसभा के एमपी का कार्यकाल 6 साल। इस रूप में जब वो काम करेगा तो 5 साल बाद सरकार गिर गई तो भी उसकी अपनी मेंबरशिप चलती रहेगी। कितने और साल तक? 1 साल। अगर उसी की सरकार रिपीट होती है, मान लीजिए दोबारा वही सरकार आती है, ये चाहें तो इसको फिर कहीं से बैकडोर एंट्री 6 साल बाद वाली करा के और बना दें। और नहीं तो ज़्यादातर मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जिस सीट से वो जीत कर आए हैं, मतलब एमपी अगर राज्यसभा के हैं, अगले इलेक्शन में वो एमपी लोकसभा से उठ जाते हैं और फिर उसमें जीत जाते हैं। एक चीज़ और मान के चलो, एमपी से जो पीएम बनेगा वो बहुत ताकतवर आदमी होगा, किसी कमज़ोर कड़ी को कोई पीएम नहीं बनाता। जैसे इंदिरा गांधी थी, 1966 में जब ये देश की पीएम बनी तब ये राज्यसभा की मेंबर थी। अगले साल जब इलेक्शन हुए ना 67 में, तो ये लोकसभा में इलेक्शन में खड़ी हो गई और ये जीत गई। फिर 71 में भी अगर ये ना जीती होती और इसका मान लीजिए कार्यकाल चल रहा होता राज्यसभा का, तो भी ये पीएम की कुर्सी पर बैठी रह सकती थी, क्योंकि 5 साल में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मर सकता है। उपचुनाव सुने होंगे ना, बाय पोल या बाय इलेक्शन, उस दौरान फिर ये खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। पर 99% जितने अब तक केसेस देखे हैं उन सब में आज तक इतना कोई कमज़ोर पीएम नहीं बनाया हमने कि वो राज्यसभा के बाद लोकसभा से जीत ना पाए। 99% केसेस में लोकसभा से जीत के आना आसान है अगर रास्ता खुला हुआ है। किस सीट का? एक साथ बनेगा वाला क्वेश्चन है तो हाँ, 1 साल बाद वो मेंबरशिप को अपनी को कैरी ऑन रख सकता है, मना नहीं है। सरकार हटेगी पर उसकी मेंबरशिप चल जाएगी। चलो कहाँ तक पहुँचे थे हम, देखो ज़रा, 78 पर। अच्छा ये टॉपिक पूरा हो गया था ऊपर वाला ना, ठीक है। राज्यसभा की शक्तियाँ पढ़नी थी, ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे और जो नया सा पॉइंट दिखेगा कुछ एक्सप्लेन करने का वो बता दूंगी मैं, तुम्हें सब आता है वैसे। ये सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है राज्यसभा और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। धन को पारित क्यों नहीं करती है? क्योंकि पावर ही लोकसभा के पास। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 109 कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, 110 ये कहता है कि साइन करेगा और वो कंफर्म करेगा। नेक्स्ट पढ़ लो। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, प्रश्न पूछकर, संकल्प और प्रस्ताव करके कार्यपालिका पर नियंत्रण। क्या राज्यसभा के प्रश्नों की उतनी वैल्यू है जितनी लोकसभा की है? क्योंकि लोकसभा में जो प्रश्न आते हैं ये माना जाता है कि वहाँ किसके प्रतिनिधि हैं, इसलिए सरकार की जो कार्यवाही है ना वो कौन सी मैटर करती है, कहाँ वाली? कई बार देखा तुमने, कई बार कोई मंत्री फंस जाता है और वो जवाब ना दे पाए तो उन सबकी जगह फिर खड़ा होकर जवाब कौन देता है? पीएम। ऐसा तब बहुत बार हुआ जब 2014 में बीजेपी के कई मंत्री फंसे थे नई सरकार में। अब तो खैर 8 साल पुराने सबको बोलना आ जाता है। जब ये नए आए थे ना बीजेपी वाले, तो कई चेहरे तो सिर्फ इस फ्लो में बन गए थे कि वो बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं, इसलिए वो मंत्री बन गए। उस कंडीशन में जहाँ जहाँ कोई मंत्रालय फंसता था, कोई मंत्री फंसता था, तो उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा कौन थे? मोदी जी। ये और शिक्षा मंत्री तो खासकर कई बार फंसी जब स्मृति ईरानी थी, तो हाँ कई बार इनकी जगह किसने आंसर किए थे? मोदी ने। देखो अगला पॉइंट, तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर सकता है। अच्छा किस पर आ गए हम? शक्तियों पर ना, चुनाव में। हाँ ठीक है, अगला टिक करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये नियंत्रण वैसा नहीं होता जैसा लोकसभा का है, पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, बिल्कुल दोनों में जाती है ये। उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही, इसको ही को डबल टिक कर लो, में ही लाया जा सकता है। क्यों राज्यसभा में ही? क्यों?
क्योंकि काम ही यहाँ करता है, सभापति है, लिख लो, क्योंकि काम ही यहाँ करता है। जिसका काम करेगा उसी को दुखी करेगा, जिसका काम नहीं करेगा उसको दुखी कैसे करेगा। नेक्स्ट पढ़ना, ये संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। कौन सा आर्टिकल? 249, जो हम पीछे पढ़ के भी आए थे, 249। अगले पेज पर आ जाओ। वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को 14 दिन की विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। विलंब करना मतलब रोकना, देर करना। कितने दिन रोक पाती है? 14 दिन। अगर ना पास करे तो अपने आप पास। क्या ऐसा राज्यसभा कर सकती है कि राज्यसभा किसी बिल को लाए और लोकसभा उसको 14 दिन तक पास ना करे तो कहते नहीं ये पास हो गया? ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे मेंबर चुने हुए डायरेक्ट कहाँ गए हैं? इससे बिना पास किए कोई विधेयक चाहे 6 महीने अटका रहेगा, पारित होगा ही नहीं। इसकी हामी जरूरी है। इसकी हामी जरूरी नहीं है किस विधेयक पर? और ज़्यादातर अगर ये कभी अपनी बीच में टांग अड़ा भी दे ना, तो जॉइंट सेशन में भी 100% जीत किसकी होनी है? कारण नंबर ऑफ एमपी 543, 245। ये भी याद रखो, इन 543 में से आज 303 बीजेपी के हैं। मेजॉरिटी यहाँ भी बीजेपी की ही मिलेगी, क्योंकि देश के एमएलएज ने जो भेजे हैं, जब देश में बीजेपी का राज है तो यहाँ के मेजर मेंबर भी बीजेपी के। तो मुट्ठी भर लोग कैसे रोक देंगे जॉइंट सेशन को? इसलिए हमेशा किसकी मर्जी चलती है? लोकसभा की। देखो आगे, राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। कहाँ कहाँ से मेंबर आते हैं इसमें? 28 जमा 2, दिल्ली और पौंडीचेरी। इसका उद्देश्य राज्यों की शक्तियों का संरक्षण करना है। इसीलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार, ये काम का पॉइंट है, केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र हित में संघ सूची में या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं, 3 लिस्ट में से बस एक लिस्ट घट सकती है। कौन से वाली? इसका टॉपिक किसको दिया जा सकता है? या तो केंद्र को और या समवर्ती। क्या केंद्र का टॉपिक चेंज हो सकता है? कभी नहीं। इसका टॉपिक चेंज होने के चांसेस कम क्यों हैं? क्योंकि इसमें भी इन्वॉल्वमेंट किसकी है? केंद्र प्लस राज्य। राज्य की पावर उठा के यहाँ या यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। और तुम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोगे, 66 से घट के कितनी रह गई? 61, जबकि वो 47 से 52 और वो 57 से, ठीक है पढ़ के देखो, 249 ये वाला हो गया। पहला पॉइंट हो गया हमारा, राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक। अगला पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 249 मोस्ट इंपॉर्टेंट के अनुसार राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपने उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को सौंप दे। ऐसा हुआ है कभी? कभी भी हो सकता है ऐसा। कोई भी स्टेट, एग्जाम्पल देखो, कोई भी स्टेट, अगर किसी स्टेट में आर्टिकल 356 लगा है, जैसे आप कहते हैं राष्ट्रपति शासन, तो ये अपने बजट का काम खुद थोड़ी करेगा। इसके बजट का काम कौन करेगा? केंद्र। ऐसा 1 साल तक हो सकता है। 1 साल बाद राज्य में कोई ना कोई सरकार बन जाएगी, नई सरकार अपने बजट खुद बनाएगी। यहाँ का टॉपिक यहाँ सौंपना, या तो केंद्र देखे कि मुझे टॉपिक लेना है, और नहीं तो राज्य को खुद भी महसूस हो कि मेरा ये काम नहीं हो पा रहा, तो वो देश की मदद ले सकता है। एक और एग्जाम्पल है, आपके मान लीजिए हरियाणा में या किसी स्टेट में, यूपी बिहार में पेपर बहुत ज़्यादा अगर लीक होते हैं ना, तो एक ऑप्शन होता है कि आप केंद्र सरकार को ये बात कह दें कि जी हमसे पेपर नहीं लिए जा रहे, आपकी कोई संस्था हमारे यहाँ आके काम कर दे। लेकिन ये बेइज्जती मानी जाती है कि आपसे पेपर भी नहीं लिए जा रहे। ऐसा किया जा सकता है। कई स्टेट जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ महंगे महंगे बोर्ड गठित ही नहीं किए जाते। जैसे किसी स्टेट की बात करें, यूपीएससी आप जानते हैं, ऐसे स्टेट में क्या होता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यही तो अपने स्टेट के जो डीएसपी लगते हैं या छोटे रैंक के अधिकारी बनाता है ना ये। अब मान लीजिए किसी स्टेट में जनसंख्या बहुत कम है
और उसे लगता है कि यार इतने कम लाख की आबादी पर अब मैं एक ये फलाना कमीशन और बनाऊं, इसमें लाखों रुपए की सैलरी दूं, तो मेरे पास इतना ना तो टाइम ना मेरे पास इतने काबिल लोग, तो ये अपने किसी पड़ोसी बड़े राज्य की मदद ले सकता है और कह देगा मेरे यहाँ के मेंबर्स को आप ही रिक्रूट कर दीजिए, इनका पेपर आप ले लीजिए, इनका इंटरव्यू आप ले लीजिए, मैं आपको एक अमाउंट, भाई मैं आपको 2 लाख 4 लाख रुपए दे दूंगा। तो कोई भी स्टेट अपनी इस पावर का इस्तेमाल दूसरी स्टेट से मदद लेने में, या फिर अगर मान लीजिए स्टेट आसपास ना माने तो सीधे ये किसको भी कह सकता है, यूपीएससी को, ऐसा प्रावधान है। लेकिन क्या यूपीएससी कह सकता है कि मेरे बस की काम नहीं है, तुम मेरा काम कर दो? नहीं, ये पावर्स हैं, ये टिक कर लो। तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो कानून बनाने का अधिकार केंद्र को। नेक्स्ट टिक करना, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं, आप सब जानते हैं 3 सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का अधिकार है। ये 2 आर्टिकल ही इसको उच्च सदन बनाते हैं, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249, जिसमें सूची की बात है और जिसमें आईएएस आईपीएस की बात है। ये 2, इस कारण ये उच्च सदन है, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। क्या ऐसा लिखित में है? बिल्कुल, ये लिखित में है। हाँ, लिखा है 1 वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होंगे? 2। वैसे आपके देश में 2 से हमेशा ज्यादा अधिवेशन होते हैं। कितने अधिवेशन? एक आपका फरवरी से मई, फिर एक आपका चलता है जुलाई से अगस्त, और एक आपका चलता है एंड नवंबर से दिसंबर। ये ज़्यादातर 20 से 22 दिन का करते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है बैठक किस चीज़ को लेकर है, कोई नया कानून बनाना है, क्या करना है। इसे आप कहते हैं मॉनसून सत्र, सेशन है ये जिसमें सारे मंत्री और सब बैठेंगे, और इसे आप कहते हैं बजट सत्र। बजट सत्र की खासियत है इसमें बीच में ब्रेक आता है 15-20 दिन का, और इसीलिए कहा जाता है कि इकलौता सत्र जो 2 चरणों में होता है। पहला चरण, फिर एक ब्रेक आएगा, फिर दूसरा चरण, और इस चरण के दौर में आपके इतने सारे जो एमपी है ना, देखो तुम 543 तो एक जगह और 245, 8, 8, 7, इतने में से सरकार तो मुट्ठी भर है। कितने लोगों की सरकार चल रही है? बीजेपी के कितने आदमी काम कर रहे हैं? 303 में से क्या सारे मंत्री हैं? क्या मंत्री कितने बन सकते हैं? किसका 15%? इसका। इस टाइम तुम्हारे देश में 80-81 मंत्री, इससे ऊपर मंत्री बन नहीं सकते। तुम सोचो अगर 81 आदमी मंत्री बना दिए 303 में से, तो 81 में आपके तीनों तरह के मंत्री हैं, कैबिनेट भी, राज्य भी, उप मंत्री भी। अब जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कोई काम कर रहे हैं? बैठे हैं आराम से? ये काम करते दिखेंगे कैसे? चलो मान लो ये तो 303 फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जो ऑपोजिशन के हैं, जो 2-4 सीटों पर आए, गलती से एक सीट पर आ गया, कोई निर्दलीय जीत गया, ये 788 में से 300 चले भी जाएं तब भी लगभग आप मानो 400 लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम देश में? क्या ये 5 साल सिर्फ एमपी की सैलरी लेंगे और फिर जीवन भर इनकी पेंशन? इनको काम करना पड़ता है। ये काम तुम्हें दिखता नहीं है क्योंकि ये काम अंदर लोकसभा राज्यसभा के अंदर काम है। ध्यान से समझना, हमारी लोकसभा राज्यसभा में समिति बनाई जाती हैं। हर एक डिपार्टमेंट की एक स्पेशल समिति होती है और टोटल समितियां आपके यहाँ 24 बनाई जाती हैं, और एक समिति में 31 आदमी कम से कम रखे जाते हैं। 31 एमपी अगर 24 समितियों में होंगे तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा, मेरे ख्याल 744 के आसपास का आंकड़ा निकल आएगा ये, 744। और अभी आप एमपी देख रहे थे, कितने थे? 788। तो आप सोचो ये जो कमेटी हैं इनमें इतने सारे लोग तो काम कर ही रहे हैं। फिर इसके अलावा जो बच गए वो प्रधानमंत्री जैसे लोग हैं, वो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री टाइप के लोग। यानी आपके देश में 5 के 5 साल काम करना है। बैठ के कोई खाली नहीं खाएगा कि जी मैं तो मंत्री हूँ तो बस बैठा रहूँगा। आप मंत्री नहीं, सांसद हैं तो भी आप किसी न किसी समिति के मेंबर हैं, चाहे आपकी पार्टी हार के आप जीत के आए हैं। इन समितियों को काम क्या मिलता है? हर डिपार्टमेंट, जैसे कि मान लीजिए वित्त है, या मान लीजिए रक्षा है, या रेल है, या कृषि है, इन सब का बजट में पैसा अलॉट होता है। भाई कृषि को इस साल में 5000 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो वो 5000 करोड़ जाएंगे कहाँ?
कृषि मंत्री अकेला नहीं खाएगा, कृषि मंत्री अपने डिपार्टमेंट में सब मिलके खाएंगे, तो उसमें भी थोड़ा बंटवारा होगा ना। तो कृषि मंत्री क्या करेगा, भाई मैं अकेला एक आदमी है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसके पास जो ये 24 अलग अलग आदमी होंगे ना, ये सब बैठ के कृषि पे डिस्कशन करेंगे। भाई खेती की, रबी की फसल पे पैसा ज्यादा लगाएं या खरीफ पे या जायद पे या बागवानी पे। इन सब के डिस्कशन के बाद ये 24 के 24 आदमी, ये 31 आदमी जो कहीं ना कहीं किस ना किस रूप में क्या हैं, सांसद, ये डिस्कशंस करेंगे। और तुम सोचो ये आधे अंगूठा छाप और अनपढ़ हैं, ये क्या डिस्कशन करेंगे, काम सारा करेंगे IAS। लेकिन इनको बैठा के कैसे खिलाएं, तो कोई ना कोई काम तो देना पड़ेगा। तो वहाँ बैठ के 2-4 बार बातें मारना कि हाँ भाई ऐसा है, कृषि ऐसे विकसित हो रही है, 2-4 इस तरह की बातें करना इनको आ गया। 5 साल तक बस ये यही करते रहेंगे। हर डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी बनती है। कुल कमेटी कितनी बनती है? इन 24 में से 16 कमेटी को लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष बनाता है। हर साल बजट नया आता है, हर साल कमेटी नई बनती है और हर साल इसके मेंबर भी चेंज हो सकते हैं। तो 16 कमेटी के मेंबर्स को जो बनाता है वो लोकसभा का स्पीकर, और जो 8 बच गई वो राज्यसभा का सभापति। तो देखो इनको पूरे साल काम लगे रहते हैं। देखने में तुम्हें लगता होगा क्या करते हैं, ये पूरे साल ऐसे काम करते हैं। और जब ये काम करते हैं ना, ये सत्र के दौरान भी काम करते रहते हैं। इन कामों के अलावा साल में 3 बार जो आपका सत्र लगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, कौन कौन सा था? ये रहा, फरवरी से मई। कौन सा सत्र था? बजट सत्र। इन सत्रों में ही कमेटीज बैठ के डिस्कशंस करती हैं। ये जो बजट है ना, इसको लास्ट तक सितंबर तक डिस्कस करते हैं। तुम्हारे सामने मई तक आया, लेकिन फिर ये सितंबर तक हर एक कमेटी की रिपोर्ट बनती है। भाई कृषि समिति अपनी रिपोर्ट जमा कराओ, वन समिति अपनी रिपोर्ट, रेल समिति अपनी। फिर उन रिपोर्ट्स के ऊपर काम देख के तब पूरे साल का, आने वाले 6-8 महीनों का पैसा कम और ज्यादा, घटाना बढ़ाना, ये सब प्रधानमंत्री देखता है। तो इस तरह सब काम करते हैं। ये जो ये 800 लगभग लोग हैं ना, हर एक आदमी की जिम्मेदारी है काम करना। और वहां फिर अपनी लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष को भी काम मिल गया और सभापति को, क्योंकि 16 अध्यक्ष कौन बनाने वाला है? लोकसभा। और 8 कौन बनाने वाला है? तो जिनको बनाएगा उनके काम भी तो देखेगा। इस तरह साल भर इनको काम मिला रहता है। 3 सेशन और पूरे साल काम कम से कम देखने में तो करते ही हैं ये लोग। देखो आगे। तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। क्या राज्यसभा के सभापति को समिति में कोई मेंबर बनाने का अधिकार है? ये अध्यक्ष बनाता है। कितनी जगह के? 8 के मेंबर्स तो बनाएगा ही बनाएगा। नेक्स्ट देखना, उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्यों? भाई काम यहाँ करेगा, जहाँ काम करेगा उन्हीं को दुखी करेगा। लिख लो, क्योंकि काम यही करता है। अब जहाँ काम नहीं करता उनसे कौन दुखी होगा? अगला पॉइंट पढ़ना, उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकारी कौन होता है? जो काम संभालने आए। तुम्हारे देश में आज तक कितने कार्यकारी आए हैं? 3 कार्यकारी आए हैं तुम्हारे देश में। कौन कौन? कौन मरा था तुम्हारे देश में पहला राष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी जगह 2 आदमी आए थे, एक तो वी गिरी और एक M हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह किस पोस्ट पर थे? फिर क्यों आना पड़ा इनको? वी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। वी गिरी ने 2 महीने काम करके और रिजाइन कर दिया। इसलिए 1 महीना जब तक इलेक्शन चला तब तक काम किसको करना पड़ा? हिदायतुल्लाह। और फिर PM कौन, ये राष्ट्रपति कौन बन गया? वी गिरी। दूसरा एक आदमी कौन मरा था? फखरुद्दीन अली अहमद। इनको फोन गया था ना इंदिरा गांधी का, क्या लगाया था? आपातकाल। ये भी मृत मिले थे फखरुद्दीन। इनके मरने के बाद कौन आया था? BD जत्ती। BD जत्ती कभी राष्ट्रपति की लिस्ट में नजर नहीं आए। तो आज तक तुमने 3 बार कार्यवाहक देखे। 1 बार और कार्यवाहक बना था तुम्हारे यहाँ पर एक आदमी, लेकिन हाँ, ज्ञानी जैल सिंह जी जब बीमार हुए थे, वो अमेरिका चले गए थे, पर वो बहुत छोटे टाइम पीरियड में वापस आ गए थे और वो कोई मरे नहीं थे। इसलिए हम 3 मेन पढ़ते हैं। कौन कौन थे ये? वी गिरी, हिदायतुल्लाह और BD जत्ती। इन्हें कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। चलो पढ़ेंगे अब आगे।
हिदायतुल्ला बने थे ना। हिदायतुल्ला एक ऐसे आदमी हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और एक्टिंग प्रेसिडेंट बने 2 बार। राष्ट्रपति कभी नहीं बने, एक्टिंग बने। पहली बार जब वीवी गिरी हट गए तब, और दूसरी बार जब ज्ञानी जैल सिंह जी 82 में बीमार होके एक बार अमेरिका गए थे इलाज कराने तब। चलो पढ़ के देखें आगे। तो उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति, यहाँ लिख लो 3, जहाँ लिखा है ना कार्यकारी राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, यहाँ तीनों नाम लिख लो फटाफट। वीवी गिरी, हिदायतुल्ला, बीडी जत्ती। 2 राष्ट्रपति मरे और 3 लोगों को काम करने आना पड़ा। इनमें से कितने लोग राष्ट्रपति बने हैं? सिर्फ 1 बना। कौन? वीवी गिरी। हिदायतुल्ला कितनी बार एक्टिंग प्रेसिडेंट बने? पहली बार किसकी हटने के बाद? जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। किस पद से? उपराष्ट्रपति। कौन मरा हुआ था? और दूसरी बार कब बने? जब ज्ञानी जैल सिंह जी 80 से 85 के बीच में थे ना, उस टाइम पर इंदिरा का मर्डर भी हुआ था। ये थे कितने से? 77 से 82, 82 नीलम संजीव रेड्डी उसके बाद बने थे, 82 से 87। उस बीच में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। 82 में ये बीमार होके अमेरिका चले गए, तो वापस से उस टाइम पर ये भारत के सीजेआई नहीं थे हिदायतुल्ला। इसको थोड़ा सा सुन लो। हिदायतुल्ला 3 पोस्ट पर बैठे हैं। सबसे पहले ये देश के क्या बने हैं? सीजेआई। जब सीजेआई थे तब बने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी मौत के बाद और किसके इस्तीफे के बाद? वीवी गिरी। सेकेंड टाइम जब ये दोबारा एक्टिंग बने प्रेसिडेंट, तब ये सीजेआई नहीं थे, तब ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। तब वापस से ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। किसका टाइम था ये? ज्ञानी जैल सिंह जी का। तो मान लो 3 राष्ट्रपतियों के ही नाम पूछ लें तो ये तीनों तुम्हें याद रखने हैं। किससे संबंधित है ये सारे? हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला 2 बड़ी पोस्ट पर रहे, सीजेआई और फिर उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कभी नहीं बने, लेकिन 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। वीवी गिरी का इस्तीफा जाकिर हुसैन की मौत के बाद का, और फिर जो बीमार हुए थे ज्ञानी जैल सिंह जी। यहाँ ये 82 से, इनका टाइम पीरियड था 82 से 87। जाकिर हुसैन 1967 से 69 और वीवी गिरी फिर इसी में। जाकिर हुसैन के मरने के बाद वीवी गिरी 2 महीने रहे थे और 1 महीना रहे थे फिर आपके ये एम हिदायतुल्ला, ये जो नाम था। चलो जल्दी से अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन के दौरान राज्यसभा के उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 52 को बिल्कुल नहीं हुआ। कब हुआ था? 13 मई 1952। लिख लो यहाँ, ठीक कर लो इसको। 13 मई 1952। इसका नाम पहले राज्यसभा था या काउंसिल ऑफ स्टेट्स? कब बदला नाम? 54 में। पहला वो ठीक कर लेना। लोकसभा फटाफट से पढ़ेंगे। जनता की प्रतिनिधि, संसद का पहला सदन, लोक सदन और निम्न सदन। 2 आर्टिकल इसको निम्न कर देते हैं, एक 249 और एक 312। अदरवाइज सारी पावर इसी की है। नेक्स्ट पढ़ना, अनुच्छेद 81 79 संसद था, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 81 के अनुसार लोकसभा की कुल अधिकतम सदस्य संख्या अब कितनी होनी चाहिए? 550। और हम जानते हैं 550 भी कैसे तोड़नी है। 550 530 जमा 20, ये हैं राज्य के और ये हैं यूटी के। इस 20 में से 13 यूटी के भरते हैं, 1 खाली रहता है। कौन सा खाली रहता है? ये 1 मतलब यहाँ एक हिस्सा है। ये 7 सीटें खाली हैं। किसकी? पीओ के। जिस दिन ये पीओ के मिलेगा तभी तो ये पूरा कंप्लीट यूटी का हिस्सा मिल जाएगा तुम्हें। 520 सीटें तुम्हारी भरी हुई हैं। ये 520 नहीं, सॉरी 30। और ये जो 20 है ना, इसमें से 13 भर जाती हैं। 13 कौन भर देते हैं? यूनियन टेरिटरी। कितनी खाली हैं यूटीज में? 7। अगर कभी तुम्हें ये कश्मीर का पीओके वाला हिस्सा मिला तो तुम इसको भी 100% क्या बनाओगे? यूटी। अब तो कोई 2 राय है ही नहीं, क्योंकि पहले जब ये स्टेट था तब भी ये बात थी कि इसको यूटी बनाएंगे अगर कभी मिला तो, लेकिन अब तो ये सारा अपने आप ही क्या बन गया? यूटी। तो ऑब्वियसली ये तो यूटी बनना ही बनना है। चलो पढ़ो आगे। 552, इसको 550 बना लो। राज्यों के 530 सदस्य जो सारी सीटें भरती हैं,
और संघ राज्य क्षेत्रों के 20, इसमें से कितनी भर्ती हैं? 13 यूटी में से खाली रहती हैं। 2 सदस्य अब नहीं आते, 2020 से वो हटा दिए, अब बनाएंगे ही नहीं आगे। अगला पॉइंट पढ़ना, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 बना लो, क्योंकि जब ये बुक छपी 19 में तब तक 45 थे, 543 बना लो इसको। इनमें 530 आते हैं, 29 राज्य हों तो 28 कर लेना, 28 राज्य और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। क्या 13 में कोई बदलाव आया? नहीं, 13 अब भी 13 हैं, 13 में कोई चेंज नहीं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन काट दो। अब ये पॉइंट हमारे लिए यूजलेस है। कौन से 2 आर्टिकल हमारे लिए काम के नहीं है? अब एक 331 और एक 333, ये भी एंग्लो इंडियन, ये भी, ये देश की लोकसभा में, ये राज्य की विधानसभा। अब किसी विधानसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होगा, इलेक्शन में लड़े, अगर वो खड़ा होकर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वो खड़ा होकर इलेक्शन लड़ सकता है। पर अब ये ग्रुप आपके देश में खत्म बराबर है, क्योंकि एंग्लो इंडियन की परिभाषा ये थी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी माँ भारतीय हो और जिसके पिता या दादा अंग्रेज हो। तुम आज़ाद हुए थे 1947, अगर कोई तब भी पैदा हुआ होगा तो आज वो कितने साल का हो गया? कितने साल के हो गया ये गैप? 75 साल हो गए ये। 75 साल में तो वैसे भी लुढ़क लिया होगा, अब लुढ़कने की कगार पर। अब इनको कब तक हम आरक्षण दें? ये कैटेगरी खत्म कर दी गई। इसीलिए पिछली बार के इलेक्शन में मोदी जी ने 2019 के इलेक्शन में क्लियर कर दिया था कि इस बार के इलेक्शन में 2 आदमियों को हम बनाएंगे नहीं। 2014 में 2 आदमी बनाए गए थे, लेकिन 19 में बनाए ही नहीं गए। अब ये दोनों आर्टिकल तुम्हारे किसी काम के नहीं है। कौन कौन से? इनसे एक एक ऊपर आर्टिकल 330, 332, 10-10 साल के लिए बढ़ गई सीटें। अभी पीछे बढ़ी थी ना, अब ये 2030 तक सीटें कितनी कितनी चलने वाली हैं तुम्हारी? 84 और 47। जनरल की सीटें कितनी थी? 412। हर स्टेट की सीटें डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। तुम्हारी एमपी की एक सीट पर कितनी पॉपुलेशन होती है अमूमन? वो राज्यसभा पर थी 10 लाख, राज्यसभा की थी, वो कल पढ़ी थी। आज लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा की सीटें जब तुम आज़ाद हुए कितने करोड़ थे लगभग, और आज कितने करोड़ है? 121 प्लस जनगणना, 120 मान लेते हैं राउंड फिगर, क्योंकि 121 तक हमने गिन रखे हैं। मैं आज की बात नहीं कर रही, क्योंकि जनगणना लास्ट 10 साल पहले हुई। एक एवरेज ले लिया हमने, कितने गुना बढ़ गई है? 3 गुना। जब आप आज़ाद हुए ना, तब एक सीट पर 5 लाख व्यक्तियों पर एक एमपी बनता था, ये आंकड़ा था। उस टाइम पर आपने 10 लाख पर एक सीट बनाई थी जब आपने संविधान सभा बनाई, वो अलग चीज़ थी। मैं आज की बात कर रही हूँ, जब आज़ाद हुए 1951 में, तो लगभग 5 लाख पर एक एमपी बन के आता था 40 करोड़ की आबादी पर। अब आज ये जैसे ये बढ़ी ना भाई 40 से 120, सेम ऐसे 5 लाख से ये कितने लाख हो गया? 15 लाख। आज की डेट में आपका एक एमपी 15 लाख की आबादी को दिखाता है, लगभग 15 लाख की आबादी। और एक एमपी के अंडर लगभग कितने आदमी या कितने एमएलए आ जाते हैं? कहीं 8, कहीं 10, डिपेंड करता है जनसंख्या के ऊपर। हर स्टेट में ये इर्द गिर्द में मिलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यूपी को अगर देखें, यूपी के एमपी कितने हैं लोकसभा के? 80, और इसमें अगर एमएलए देखें तो 403 हैं। ठीक है, तो कहीं ये डिपेंड करता है, 5 से 10 के बीच में फ्लोटेशन मिलेगा, अलग अलग वेरिएशन मिलेगा। पर जो एमपी पहले 5 लाख की आबादी पे एक था, आज वो 15 लाख की आबादी पर एक खड़ा है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब इन एमपीज का नंबर बढ़ा देंगे। और तभी आप कल से पढ़ रहे हैं कि 2026 के बाद किसकी सीटें बढ़ेंगी? एमपी की, लोकसभा की भी और राज्यसभा। क्योंकि अगर नहीं बढ़ेंगी ना, तो तुम्हारी इस जनगणना के हिसाब से तुम 20 लाख पे एक एमपी, तो बहुत कम हो जाता है। 20 लाख को संभाल ही नहीं सकता एक एमपी, तो इसलिए अब एमपी की सीट्स बढ़ाएंगे ताकि वो 5-10 के बीच में ही रहे। चलो आगे पढ़ेंगे। लोकसभा, अगला पॉइंट देखो, 13 सदस्य हो गए ये मनोनीत वाला, तो 331। अब ये हमारे लिए काम का नहीं है, दोनों आर्टिकल वेस्ट हो गए। कौन कौन से? 331, 332। कौन से आर्टिकल अब फिर बढ़ा दिए गए आगे 10 साल के लिए? 30 और 32। SC ST का आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में। अगला पॉइंट टिक करना,
लोकसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किसने शिकायत की कि जी जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, गड़बड़ चल रही है? साउथ इंडिया के लोगों ने। किस पीएम से? और इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, बढ़ने दो पॉपुलेशन, हम सीट कौन से साल के अकॉर्डिंग देंगे? 71। और अब आपकी सीटें कब तक नहीं बढ़नी? 26 तक। इस बीच में तुम्हारी आबादी कई गुना बढ़ गई। तभी मैंने कहा 5 लाख की सीट आज कितने लाख पर आ गई? 15 लाख पर। पढ़ के देखो आगे। लोकसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण 71 की जनगणना के आधार पर, यहां लिख लो 5 लाख पर 1 एमपी, उस कंडीशन में था 5 लाख पर 1 एमपी। अब वर्तमान में 15 लाख पर 1 एमपी है लगभग। अगला पॉइंट पढ़ो। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 26 तक ऐसी की ऐसी रखने का प्रावधान किस जनगणना के बाद बदलेंगे इसको? 31 के बाद कह रहे हैं बदल देंगे। आगे पढ़ लो। 87वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा प्रावधान किया गया कि 26 के पश्चात की गई जनगणना, 26 के बाद कब करेंगे जनगणना? 31 में। हम 10-10 साल में करते हैं कि आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक। पहला पॉइंट, राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 71 की जनगणना के आधार पर होगा। और कैसा आरक्षण दे रखा है तुमने इसमें? 71 वाली में तुमने किस किस को आरक्षण दे रखा था? एससी को, एसटी को और जनरल। ओबीसी का कोई आरक्षण अभी है? अभी नहीं है। हो सकता है सीटें बढ़ें और ओबीसी का आरक्षण भी बढ़े। ओबीसी का आरक्षण नौकरियों में है, पर अभी आपकी केंद्रीय व्यवस्थापिका में बस 3 कैटेगरी है। औरतों का आरक्षण है कहीं पर? नहीं है। औरतों का आरक्षण तीसरे स्तर पर है, पंचायत पर। ओबीसी का आरक्षण लोकसभा में नहीं है, औरतों का आरक्षण नहीं है। जातिगत आरक्षण इस तरह से नहीं है, सिर्फ 2 कैटेगरीज में है, एससी और एसटी। और इसमें है 84, 47, 412। इनको ऐड करोगे तो निकल आएंगे 543। तुम्हें दिख रहे हैं ये 11 और 2 13, और इसके बाद 8, 4, 12, 13, 14 और ये 5, 543। यानी 3 तरीके की सीट मिलेंगी, या तो जनरल, या तो एससी, या तो एसटी। कब तक ये सेम रहने वाली हैं? 31 की जनगणना के बाद ये बदली जाएंगी, और 26 तक तो कोई बदलाव नहीं करना। लेकिन इस बीच में नए नए स्टेट्स बन गए, नए जिले बने, नए गांव बने। तो क्या कहा भाई, जिसके यहाँ जितने स्टेट बने हो तुम्हें टोटल सीट पहले बता रखी है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा की यूपी की सीटें कितनी हैं? 80। अब यूपी अपनी 80 सीटों में चाहे बंटवारा मर्जी से 2, 2, 5, 5, 4, 4 करके कर ले, और चाहे वो इस 5 को 8 बना ले, इसको 3 बना ले, इसकी मर्जी। टोटल में चेंज मत करना। और इसीलिए एक एग्जाम्पल अगर देखें, हरियाणा में चरखी दादरी बना, तो चरखी दादरी को सीट तो मिली गई ना एमएलए की, एमपी की तो नहीं बदली, एमएलए की सीट मिल गई। वो सीट किसकी घटाई गई? भिवानी की। यानी आप अपने इलाके में से कुछ घटाओ कुछ बढ़ाओ, हमारे टोटल में चेंज नहीं आना चाहिए। और जो आप ये घटा और बढ़ा रहे हो ना, इसका आधार आप रख लेना 2001 की जनगणना। आपकी सीट नहीं बढ़ाएंगे, जितनी सीट देश ने दे रखी है उतनी में से ही आप किसी जिले में कम कर लो, किसी में ज्यादा, जैसी आपकी मर्जी हो। तो जो देश के अंदर सीटें नहीं बदलेंगी वो 26 तक। राज्य की सीटें टोटल नहीं बदलेंगी, पर राज्य का बंटवारे का तरीका बदलेगा। किस जनगणना के अनुसार? ये पॉइंट यही लिखा है, पढ़ के देखो। तो राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 71 की जनगणना के आधार पर होगा, लेकिन राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अपने खुद के अंदर के का पुनः समायोजन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। ये 2 पॉइंट अलग हैं। क्या ये समझ में आ गए? बताओ टोटल सीटें कब तक नहीं बदलनी? ऐसा कहाँ लिखा है? 84वां संविधान संशोधन। और क्या लिखा? कब की जनगणना गिनेंगे अब? ये कहा 26 के बाद जब भी होगी। तो कब होगी 26 के बाद? 31 में। टोटल सीट 31 तक नहीं बदलेंगी, लेकिन कौन सी सीटें बदल सकती हैं? आपके अपने राज्य के अंदर आंकड़ा सेम चलेगा,
हम एरिया घटा और बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए हम कह दें हरियाणा में 10 सीटें हैं एमपीज की, लोकसभा की। अब इस 10 में बेल्ट अलग अलग बना रखी है, तो मान लीजिए गुड़गांव की बेल्ट में हम कह देते हैं कि ये वाला एक हिस्सा फरीदाबाद वाला काट के इसमें ऐड कर दो। आपकी सीट 10 ही रहेंगी, बाहर वालों के लिए आप 10 ही एमपी भेजेंगे, लेकिन अपने अनुसार आप अपने राज्य का बंटवारा खुद कर सकते हैं। कौन सी जनगणना के आधार पर? 2001। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। 87वें में जो 84 वाला है ना, वो मेन है। 87 वाले में उसी बात को घुमा के वही कही गई है बात। अगले पर देखो पॉइंट पर, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय। एकल सदस्य का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आदमी आएगा, एक ही पार्टी जीतेगी। एकल सदस्य रखे गए हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए जाएंगे कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। आज ये जनसंख्या 5 नहीं है, आज है 15 लाख, क्योंकि जब सीटें थी तब से आप कई गुना आबादी भी तो बढ़ गए ना। आप 40 से 121 प्लस, अब तो आप 150 करोड़ के आसपास पहुंच गए। यहाँ लिख लो, अब 15 लाख, बहुत परिवर्तन आ गया। और अगर 51 की जनगणना को सही में पढ़ोगे ना, तो महज 3-3.5 लाख पे एक एमपी खड़ा कर रखा था 51 के इलेक्शन में। आज 15 लाख पे एक एमपी है, तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया, 5 गुना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, 15वीं लोकसभा चुनावों से पहले लोकसभा की सीटों को पुनर्सीमित किया गया। 15वीं लोकसभा के बाद SC ST की सीट तो बढ़ गई, किसकी घटी है? जनरल की। जनरल की 11-12 सीटें कम हुई थी। अगला पॉइंट पढ़ना, पुनर्परिसीमन के बाद 15वीं लोकसभा में 84 सीटें SC की, मोस्ट इंपॉर्टेंट 47 सीटें ST की। पिछली बार की तुलना में 5 और 6 ज्यादा। किस किस में बढ़ोतरी की गई? SC और ST। टोटल सीटों में बढ़ोतरी की गई है क्या? नहीं। टोटल सीटें बहुत लंबे टाइम से कितनी चल रही हैं? 543। किसकी सीटें घटाई गई हैं और किसकी बढ़ा दी? इनकी आबादी में इजाफा हुआ, इसीलिए इनकी सीटें बढ़ा दी। टोटल सीटों पे फर्क नहीं पड़ा, वो तब भी इतनी थी, अब भी। इनकी घटा दी गई। इनकी कितनी आ गई? 412, ये 84 और ये 47। 5 और 6 सीटें बढ़ा के उनकी 11 कम करके 6 और 5 11। ये टिक कर लो। 47 अनुसूचित जाति की पिछली बार की तुलना में 5 और 6 ज्यादा हैं। सामान्य कोटे के लिए 412 सीटें पहले की तुलना में कितनी कम है? तो जनरल की कम करके किसको बांट दी गई हैं? SC ST। SC को 5 सीटें मिल गई, ST को 6 सीटें। आगे पढ़ो, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। क्या राज्यसभा का सभापति स्वयं में से था? वो कौन था? वो उपराष्ट्रपति। कार्यकाल कितना था? 5 साल। बाकी सबका कार्यकाल 6 साल। इनके दोनों अपने में से ही। अगला पॉइंट टिक कर लो, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर। आप हैं इसको भेजने वाले। क्या राज्यसभा का जो इलेक्शन था उसमें गुप्त मतदान है या अब दिखाया जाता है? अब वो पर्ची दिखानी पड़ती है ना कि हाँ हम इसी को वोट दे रहे हैं। इसमें नहीं है, अभी इसमें गुप्त मतदान चल रहा है। 61वां संविधान संशोधन, भारत में अब 18 साल की आयु प्राप्त व्यक्ति मतदान कर सकता है। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 61वां। किस सन में हुआ? 1989 में। नेक्स्ट भी पढ़ लो, लोकसभा में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण उस राज्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया। कौन सा आर्टिकल था? 2 आर्टिकल हैं। अगर देश कहें तो 330, राज्य कहें तो 332। इनके आगे एंग्लो इंडियन 2 अब खराब हो गए। कौन कौन से? 31 और 33। यहाँ लिख लो 332 राज्यों में SC ST की सीट। क्या हर स्टेट में ST की सीट होना जरूरी है? हरियाणा में ST की कोई सीट नहीं है। जहाँ ट्राइब होंगे वहीं पे सीट होगी। किसके ऊपर डिपेंड करती है सीट? जनसंख्या। अब कोई है ही नहीं तो सीट क्यों बनाए? नेक्स्ट पढ़ना, प्रारंभ में व्यवस्था कितने सालों के लिए थी? 10। अब पिछले साल पता है ना दोबारा बढ़ गई 10 सालों के लिए। कब तक चलने वाली है? 2030 तक फिर चलेगी ये। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से कितने साल का होगा? 5 साल। और सरकार ज्यादा अच्छा काम कर जाए तो भी 5 साल, क्योंकि ये भंग होगी ही होगी, नई इलेक्शन के बाद ही बनेगी। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। तुम्हारे यहाँ आपातकाल कब लगा था? पहला 1962, दूसरा और तीसरा
तुम्हारे देश में 76 के स्टार्टिंग में इलेक्शन होने थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, 75 में आपातकाल लगा के लोकसभा में एक अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट, 42वां। कल हम पढ़ रहे थे एक आदमी का नाम, क्या था उस आदमी का नाम, भगत था कोई, बली राम भगत यादव। 1 साल बताया था ना वो, 1 साल और 69 दिन तक, सबसे छोटा कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष का। इनके टाइम में कौन सा अमेंडमेंट लाया गया, 42वां। और इसमें ढेरों चेंज किए इंदिरा गांधी ने, जिसमें एक चेंज ये भी था कि लोकसभा का कार्यकाल अब के बाद कितने साल कर दिया, 6 साल। तो 75 से खींच के ये ले गई 76। भाई 76 के इलेक्शन होने थे तो नहीं हुए, इसने कहा कार्यकाल बढ़ गया, और फिर अगला 1 साल कह दिया आपातकाल के लिए बढ़ गया। तो इसने 75 से 77 तक देश में इलेक्शन होने ही नहीं दिए। और जब ये 76 का कार्यकाल पूरा हो गया ना, ये कह के कि भाई लोकसभा 6 साल की है, तो फिर 77 में इसने 76 के एंड में किया था कि अब 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा रहे हैं आपातकाल के चलते। लेकिन फिर जनवरी में लोगों को अचंभा हुआ कि कहाँ तो ये 76 के एंड में नवंबर दिसंबर में कह रही थी 1 साल के लिए आपातकाल और बढ़ा दिया, अब ये आपातकाल था। और जनवरी में घोषणा करती है कि अब देश में क्या कराने जा रहे हैं हम, इलेक्शन 2 महीने के अंदर। और कब इलेक्शन करा दिए गए, मार्च। ये बहुत करीब के लोग जानते थे बस कि इलेक्शन कराए जाएंगे, नहीं तो 76 के एंड तक ये कहा जा रहा था कि कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया आपातकाल के चलते। पहले कहा कि 75 76 में तो इलेक्शन होने थे, लेकिन अब के बाद कार्यकाल 6 साल है तो 1 साल तो वैसे खींचेगा, अगले साल बोली आपातकाल है। लेकिन 77 इसने खींचा नहीं, जनवरी में घोषणा करवा के इलेक्शन कब करवा दिए, मार्च। और 77 में बुरी तरह से इलेक्शन में हारी थी कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी नई सरकार। तो एक बार में इलेक्शन के लिए कितने साल बढ़ा सकते हैं, 1 साल। 1 साल ये टिक कर लो, लोकसभा वाला पॉइंट फटाफट से अंडरलाइन करना। इसमें आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा लागू न रहने पर लोकसभा की अवधि का विस्तार 6 मास से ज्यादा नहीं, 6 महीने में नए इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। 76 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। इलेक्शन होने कब थे, 76 में। 76 से 77 बोली 1 साल बढ़ गया, फिर बोली 77 से आपातकाल लगेगा, लेकिन लोगों को अचंभा हुआ जब इन्होंने क्या कहा कि अब इलेक्शन होगा। तो वही दौर था ये। अगला पॉइंट, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम, सबका कोरम कितना है, 1/10, चाहे लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य संख्या का 10वां भाग, 55 छोड़ देना, 10वां भाग। लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं, भारत का नागरिक, 25 साल या उससे उम्र ज्यादा, भारत सरकार या किसी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, क्यों, जिस दिन ये आते हैं ना इकट्ठे होके, इस बात को सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हम हैं लोकसभा, हम आज आए हैं पहले दिन, और पहले दिन हमारी लोकसभा में, अब जैसे तुम सब 543, मैं भी तुम्हारे में से एक 543, हम में से जो सबसे बड़ी एज का होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं, तो मैं ऑटोमेटिकली, चाहे मैं किसी पार्टी से हूँ, तुम कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई बीएसपी, सब मिले जुले, 543 में से जो भी सबसे ज्यादा एज्ड होगा, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, एज के साथ ही अनुभव आता है। अब कोई 16 साल में तो अनुभव नहीं हो सकता ना कि भाई उसको बने हुए कई साल हो गए, तो जो सबसे ज्यादा एज्ड है, इसको अपने आप एक पोस्ट बना दी गई है, प्रोटेम, इसको लिखते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो पार्टी आई ही ना हो, बस एक ही आदमी आया हो, ये अपने आप आएगा सामने और सब लोग इसको रिगार्ड देंगे क्योंकि ये अपनी एज में उन सबसे बड़ा है। और ये प्रोटेम स्पीकर बनके सबको अपनी अपनी जगह खड़े होना है और ये शपथ दिलाएगा। ये शपथ वो दिलाएगा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के एक पन्ने पर लिखी हुई है, और ये शपथ होगी सबको जो लेनी है, 543 को। ये सांसद के रूप की शपथ है, मंत्री बाद में बनेंगे ये। तो सांसद की शपथ जब ये दिलवाएगा तो खुद भी तो पढ़ेगा उस कागज को, तो इसने भी शपथ ले ली और जो बाकी 542 लोग खड़े हैं उन्होंने भी शपथ ले ली। अब फिर कुछ दिन के अंदर उन 542, मान लो तुम लोग में से जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लाती है, जैसे आजकल किसका है ये, बीजेपी का, ये अपने में डिस्कस करके अपने किसी एक आदमी को जिसके ऊपर धब्बा ना हो कि भाई ये पार्टी का बहुत इस तरह का आदमी है, जिसकी छवि थोड़ी सी साफ सुथरी हो, उसे ये लोग कहेंगे हम क्या बनाना चाहते हैं, अध्यक्ष।
और फिर कोई ना नुकुर भी नहीं करता, क्योंकि किसी को तो बनाना ही पड़ेगा। ये कोशिश की जाती है कि अध्यक्ष ऐसे इंसान को बनाया जाए जो कभी बायस्ड ना रहा हो, और ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अपने अपनों को बोलने का मौका दे, बाकियों को ना दे। तो अध्यक्ष पद की एक गरिमा है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ बैठ के ना, एक जैसे माँ है ना कि दो बच्चे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों की बात सुनेगी। ऐसा नहीं कि एक पकड़ा दूसरा पीट दिया, ऐसा नहीं, दोनों की बात सुननी है और फिर दिमाग इस्तेमाल करके बताना है कि कौन गलत कौन सही। क्योंकि जिसने इसको बनाया है उसके खिलाफ काम करेंगे विपक्षी, और विपक्ष के लोग बार बार कागज देंगे अध्यक्ष को, जी आपके जो ये सरकार है ये गड़बड़ कर रही है। उनको ये पढ़ेगा और ये डिसीजन लेगा कि ये कागज बताने लायक है या बकवास है। जैसे पीछे राहुल गांधी ने क्या किया था पिछले टेन्योर में, याद है? ये लिख दिया था कि भैया हम इसको हटाना चाहते हैं। किसको? बीजेपी को। कितनी सीटों पर आई थी बीजेपी? 303 पर, और ये कितने पर थे? 52 पर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कागज लिखा और साइन करवा के उस पर अपने कुछ लोगों के, और बोले हम हटाना चाहते हैं। अध्यक्ष ने पढ़ा और अध्यक्ष ने कहा मैं इसको निरस्त करता हूँ। आपका ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई दमदार हो ना बात कि भाई हम 500 में से हम 200 लोग कह रहे हैं हटाओ, तो कागज लाने का मतलब है, अदरवाइज तो वेस्ट है। अब कोई कह दे कि ये बायस्ड है क्योंकि राहुल गांधी था इसलिए इसने पर्चा नहीं पढ़ा, गलत है। इसने इसीलिए पर्चे को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उसकी सारी बातें निराधार थी, जो बातें उसने लिखी थी वो प्रूव नहीं कर पाता। तो अध्यक्ष को ऐसी पोजीशन पे माना गया कि गलती नहीं करनी, कोई ये ना ब्लेम लगा दे कि तू किसका फेवर लेता है, बीजेपी का। इतनी साफ सुथरी अच्छी इमेज रखनी पड़ती है अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष जब तक नहीं बनता तब तक कौन काम करता है, और जब तक प्रोटेम नहीं बनता ना तब तक पुराने वाला अध्यक्ष ही अध्यक्ष के रूप में काम करता रहता है। जरूरत ही नहीं होती काम करने की, लेकिन पूछे ये ना हो तो कौन करेगा, तो वो वाला। और फिर उसके बाद बनेगा प्रोटेम, और प्रोटेम के बाद अध्यक्ष। अब अध्यक्ष जब यहाँ आएगा, मान लो मैं हटी और तुम में से कोई अध्यक्ष बन गया, तो उसको अपने पद की शपथ नहीं लेनी, क्योंकि वो पहले ही सांसद के रूप में शपथ ले चुका। और आपके संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, कोई अध्यक्ष की अलग से शपथ नहीं लिखी। कितनी सैलरी मिलती है लोकसभा के अध्यक्ष को? 3.5 लाख। कल हमने पढ़ा था, बस लास्ट जल्दी से पूरा कर लो ये आज का, ये वाला पेज पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कौन दिलाता है शपथ? प्रोटेम। यहाँ लिख सकते हो प्रोटेम। अगला पढ़ो। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। क्या लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए राज्यसभा से पूछना पड़ेगा? क्यों नहीं पूछना पड़ा? क्योंकि वो इस कमरे का ही मेंबर है। राज्यसभा को क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, इसलिए पूछना पड़ता है, इनको नहीं पूछना। ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट। अगला पॉइंट, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करेगा। अगर लोकसभा भंग हो गई तो भी कौन बैठा रहेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। वो कब हटेगा? जब नए 543, और उनमें सीधे सामने कौन आएगा? जो सबसे ज्यादा एज्ड है। फिर वो सबको शपथ दिलाएगा, फिर प्रोसेस होगा, और एक आदमी जो पार्टी जीत के आई उसका बनेगा। अच्छा, एक चीज मानो, अध्यक्ष नहीं है किसी दिन, तो काम कौन करे? और अगर उपाध्यक्ष भी ना हो तो राष्ट्रपति एक पैनल बनाएगा। ये क्वेश्चन आया है कई बार। अगर अध्यक्ष ना हो तो काम कर दे उपाध्यक्ष, दोनों ना हो तो राष्ट्रपति 6 सबसे वरिष्ठ सदस्यों का जो एमपी हैं इनका एक पैनल बनाएगा। ये 6 सदस्य डिसीजन लेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है, पर इन केस हो जाए तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका कि उस कंडीशन में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम कौन करेगा? एक पैनल काम करेगा, जिसको किसने भेजा है? राष्ट्रपति ने। कितने सदस्य हैं इसमें? 6। लास्ट पॉइंट जल्दी से टिक करना। लोकसभा के भंग, ये हो गया, लास्ट है। लोकसभा के में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। अब ये 6 अपनी मर्जी से बताएंगे, भाई इसको बैठा दो। इस पैनल में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।